अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अब तक जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको थारोली स्टडी कर चुके। हम जो फंक्शन बिहेवियर्स हैं और जो एसोसिएटेड सारी डेफिनेशंस हैं उनको हमने अच्छे से कर लिया। और रिकॉल करवाता जाऊं आपको कि हमने स्टार्ट लिया था सेट से, फिर हमने सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को देखा और फिर उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के बाद जिनको हमने फंक्शंस बोला, फिर हम फंक्शन की लिमिट को स्टडी करना स्टार्ट किया। और अब हम उससे जब हम लिमिट सब स्टडी कर चुके हैं तो अब हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से कुछ एडवांटेजेस लेना चाहते हैं। जो एडवांटेजेस लेना चाहते हैं उनमें एक है जी, हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। और आपने इस सेक्शन में नोट ये करना है कि जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। और मैथ का स्टूडेंट होने के बाद आपने अपनी ये स्ट्रेंथ फील करनी है। हम तरीकाकार क्या है कि हम नई टर्म्स पढ़ेंगे, उन नई टर्म्स को पढ़ने के बाद वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हमने वेरियस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, समझना है, मॉडल करना है। अब आम आदमी पे हमें एडवांटेज क्या मिलता जाएगा? वो एडवांटेज ये है कि हम ये टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, समझेंगे और फिर अप्लाई करते चले जाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक और इशू जो मेरे सामने इन दिनों आ रहा है जी, स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी काम मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा है और काम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो यूनिवर्सिटी की रूटीन लाइफ है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। और एक तो ये कि जी आप यही सोचते रहें कि काम बहुत ज्यादा, दूसरा आप ये इंजॉय करना शुरू करें कि मैं बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ। अगर तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि जी मैं बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ, तो वो जो सीखना है वो आपकी स्ट्रेंथ में इस स्ट्रेंथ में इजाफा करता चला जा रहा है। कोई भी बंदा यहाँ पे फ्री तो बैठा नहीं हुआ। तो वाई यू बिलीव के जी आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम करेंगे और बाकी आप दिन कुछ काम नहीं करेंगे? तो काम तो जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं काम आपका बढ़ता जाता है। सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जी आपने सोचना ये है कि जी मैं ज्यादा चीजें सीख रहा हूँ, मैं ज्यादा चीजें सीख रही हूँ। इफ यू डू दैट तो आपकी लाइफ सिंपल होती चली जाएगी। ओके, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन हमने फिगर आउट करनी होती है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाली बातें हम कर चुके हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी है जैसी हम लिमिट में करते हैं। आपको मैंने ये वेलोसिटी पे काफी सारी डिस्कशन आपके जो ऑन कैंपस लेक्चर्स थे उनमें की थी। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि एक खास किस्म की जो लिमिट है जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं उसको इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डेरिवेटिव, तो हम उसको एक तरह से रिव्यू करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा जब आप डेरिवेटिव की बात करते थे तो डेरिवेटिव वाज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब वो टेंजेंट लाइन क्या होगी? द लाइन व्हिच टचेस दैट कर्व एट वन पॉइंट। नाउ इफ यू कंसीडर, नाउ वी टॉक अबाउट these tangents and then those slopes, and then we'll try to understand various associated concepts. If a curve C has equation y is equal to f of x, अभी आपको वो जो कर्व है उसकी इक्वेशन पता चल गई, and we want to find the tangent line to C, और आप उस पे tangent line find out करना चाहते हैं at the point P is equal to f of a, then we consider a nearby point Q which is x and f of x. एक आपका जो पॉइंट है वो P आपको दे दिया गया जिसपे कोऑर्डिनेट्स हैं a और f of a। दूसरा पॉइंट आपका Q है जो कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए f of x और f of x। शर्त ये है कि ये जो x और a हैं ये डिफरेंट हैं, एंड वी कंप्यूट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब स्लोप की ऑफ टेंजेंट लाइन में वी ये जो आपके y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस आप नोट करते हैं डिवाइडेड बाय द x कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस इज स्लोप एक्चुअली ऑफ द सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन कौन सी लाइन होती है ये आगे चल के हम इसको देखते हैं। विच वो वाली लाइन जिसपे आपके जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस इज पॉइंट P, it has coordinates a and f of a, and this is point Q which has coordinates x and f of x, and this line joining this point P and Q, this is called the secant line। और ये जो secant line है इसका जो स्लोप है वो आपको अगर फिगर आउट करना है तो वो जो आपका कन्वेंशनल एफएससी फार्मूला आप यूज किया करते हैं उसी से आप इसका स्लोप फाइंड आउट करें। नाउ इफ वी लेट Q अप्रोच P, इसका मतलब ये कि अगर आप Q और को P के पास लेके आते चले जाएं बाय लेटिंग दी, और उसको पास लाने का तरीका कार क्या है कि आप फिर x को a के पास ले जाएं।
अगर आपका x a के पास जाता जाएगा तो ये कोरस्पॉन्डिंगली ये जो आपका q है ये p के पास जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये करीब करते चले जाएं तो ये जो लाइन है, आप गौर करेंगे इस लाइन के बीच में और कर्व के बीच में जो लंबाई का डिफरेंस है ना, द लेंथ ऑफ दिस सेकेंड लाइन एंड द लेंथ ऑफ दिस कर्व, अभी इस स्टेज पे डिफरेंस है। लेकिन अगर ये मैं छोटा करता चला जाऊं तो ये आप कर्व के काफी करीब आते चले जाते हैं। नाउ इफ एम पी क्यू अप्रोचेज अ नंबर m, अब अगर आपने ये x को a के पास कर दिया और उस नंबर को m बोल दिया तो ये आपका वही डेरिवेटिव वाली स्टोरी है। If q approaches p along the curve c by letting x approaches a, if mpq approaches a number m, then we define the tangent t to the line through p with slope m। अब हम इस पॉइंट को फिक्स किए खड़े हैं p को, और q को आप इसके पास लाते चले जा रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट लाइन होगा वो इस पॉइंट पे आपने देखना है, और उसका जो स्लोप आपने देखना है टेंजेंट लाइन का, दैट इज m। और this amount to saying, इसका मतलब ये है that the tangent line is limiting position of the secant line as pq as q approaches p। तो अब आपकी वो जो टेंजेंट लाइन होगी, इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो सीकेंट लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है, यानी कि जब ये q p के पास जाता चला जाएगा, और इमेजिन कीजिए कि ये जो p है इसके बिल्कुल करीब q आ जाए, तो जो टेंजेंट लाइन है वो तकरीबन उसी सीकेंट लाइन के पैरेलल हो जाएगी, या ये उसकी लिमिटिंग पोजीशन हो जाएगी। अब टेंजेंट लाइन होती क्या है? The tangent line to the curve y equals to f of x at the point p with coordinates a and f of a is the line through the point p with this slope। अब वो स्लोप क्या है? ये स्लोप आप उस स्टेज पे कंप्यूट करते हैं जब x a को अप्रोच कर देता है, और प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट वाली स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ओके, अब आगे ना, फाइंड एन इक्वेशन टू द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y equals to x square at the point P11। तो ये चीजें सारी आप कर चुके हैं। आपको याद होगा क्या क्या करते थे, आप डेरिवेटिव कंप्यूट करते थे उस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू कंप्यूट करते थे, और फिर आप टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला यूज कर लिया करते थे। ओके, यहाँ पे आप देखें तो जो a है आपका वो 1 है, और f of x आपका x स्क्वायर है। सो द स्लोप इज, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज limit x approaches 1 x square minus 1 divided by x minus 1, and you compute the limit and the answer is 2। so you have the value of slope, and then immediately y minus y1 and is equal to m times x minus x1। तो ये जो आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है लाइन की, उसको आपने यूज किया, and you have the equation of the tangent line। ओके, ये सारी की सारा रिव्यू है जो आप ऑलरेडी एफएससी में कर चुके, इसमें कुछ भी नया नहीं है। Okay, we sometimes refer to the slope of the tangent line to the curve at a point as the slope of the curve। मतलब वो जो slope of the tangent line है उसको बाज़ औक़ात हम slope of the curve भी कहते हैं। The idea is that if we zoom in enough towards the point, इसका मतलब ये कि अगर आप उस पॉइंट के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं तो ये पॉइंट आपका तकरीबन स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और ये जब स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जी स्लोप ऑफ द कर्व हो गई है। यही बातें उसने इन तीनों डायग्राम्स में दिखाई हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे उसके जो स्केल्स हैं वो 0 से 2 तक हैं, यहाँ पे उसने उसको थोड़ा छोटा कर लिया, वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स इधर से आगे आ गया, 5 यूनिट्स उसने 0 से राइट की तरफ मूव किया, और 5 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ मूव किया, और यहाँ पे मजीद जूम कर दिया। तो जैसे जैसे आप जूम करते जाते हैं आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की तरह का होता चला जाता है। ये वो इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, जो ऊपर हमने फॉर्मूला डेवलप किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का, उसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म आपको दी जा रही है। वहां पे हम एमपीक्यू को लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो अगर आप एक्स की बजाय ए प्लस एच लिख दें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो फिर जो एक्स एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो वो आपने वो सारी चीजें जो उसको एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या, जो x माइनस ए है, जब आप कहते थे कि जो x है वो a को अप्रोच करेगा, तो अब यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा कि जो h है वो 0 को अप्रोच करेगा। अब अगर आप गौर करें तो ये a f ऑफ a और इधर ये x की बजाय आ गया a प्लस एच। तो अब अगर आपका h 0 को अप्रोच करेगा तो आप गौर कीजिए आप a के करीब होते चले जा रहे हैं। तो जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा था, अब आप उसमें चेंज ये कर रहे हैं कि जो m है दैट इज लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। और अगर आप रिकॉल करें तो आप एफएससी लेवल पे इस तरह की एक्सप्रेशंस ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अब फिर अगला है जी, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया कि अब आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करनी है टू द हाइपरबोला y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x एट द पॉइंट 3 and 1। इसकी रूटीन कंप्यूटेशंस है, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा।
और मैं वेलोसिटी प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ। ओके, मैं ये बातें हम ऑलरेडी आपकी क्लास में भी करते रहे। जब गाड़ी आप रिकॉल कीजिए कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर आप किसी भी लम्हे पे उसकी ये देखना चाहेंगे जी मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, अब ये ध्यान में रखिए जब आपकी गाड़ी पे जो वो जो मीटर है उस पे जो स्पीड आ रही होती है वो उस इंस्टेंट की होती है, उस लम्हे की होती है। अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी हो वो और तरीकेकार है, लेकिन अगर मुझे उस लम्हे की वेलोसिटी ढूंढनी है तो वो और तरीकेकार है। वो जो उस लम्हे की वेलोसिटी है उसका ताल्लुक उस लम्हे से है और उसका ताल्लुक लिमिट से है, और उसका मतलब ये कि जो आपका टाइम है वो बहुत छोटे इंटरवल में आ जाएगा। उसका मतलब ये कि जो आपका टाइम है इंटरवल है वो उसकी जो लेंथ है वो 0 को कन्वर्ज करेगी। ये एक प्रॉब्लम हमने सेक्शन 2.1 में ऑलरेडी कर रखी है। वी इन्वेस्टिगेटेड द मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द सी एंड टावर डिफाइंड ये and defined its velocity to be the limiting value of the average velocities over shorter and shorter time periods. तो इन जनरल ये ऊपर वाली प्रॉब्लम को रेफर कर रहा है और ये कहता है जो f मैंने लेना है उसको मैंने पोजीशन फंक्शन लेना है। ये सारी चीजें रूटीन की हैं, हम इनको गुजार देते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब दिस एफ ऑफ ए एच ये आपका पोजीशन फंक्शन है कि आपकी करंट पोजीशन कौन सी है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन मान ली जाए तो ये दरमियान में जो दोनों का ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल के वक्त कितना लगा। अगर आपने एवरेज वेलोसिटी कंप्यूट करनी हो तो आप डिस्टेंस का जो मतलब आपने जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम व्हिच इज द सेम एज द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। अब आपने ये जो वेलोसिटी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल आपकी इस कर्व के साथ अगर आप मिला के देखें तो ये जो वेलोसिटी प्रॉब्लम है जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये आपकी जो सीकेंट लाइन पी क्यू बनती है ये उसका स्लोप बन जाता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे इसको स्टडी करना चाहते हैं। तो छोटे टाइम इंटरवल का मतलब क्या कि हम कहेंगे h अप्रोचेस 0, दैट इज f of a plus h minus f of a divided by h। तो आपने हर लम्हे पे अगर उसको स्टडी करना है तो आप जो वो इंस्टेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस लेंगे एंड डिवाइड बाय h एंड देन यू वांट व्हाट, you want that instant to make as closer as possible. So this is instantaneous velocity at a given point. ये जो एग्जांपल 3 है इस एग्जांपल में यही वाला हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और जो यहाँ पे ये जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन एफ ऑफ टी ये सेक्शन 2.1 में इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वहीं से इसने बारो किया है और बाकी रूटीन की कंप्यूटेशंस के बाद सवाल इसमें इसने ये पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकंड्स। तो ये एक्सप्रेशन डेवलप करने के बाद टी की वैल्यू यहाँ पे 5 रिप्लेस कर देता है एंड हाउ फास्ट इज द बॉल ट्रेवलिंग व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो उसके अलावा जो इसकी बाकी कंप्यूटेशंस है वो भी वो उन्हीं सिंपल फार्मूलाज में रिप्लेस करके वैल्यूज को वो कंप्यूट कर लेता है। आई विल मूव ऑन, दिस इज अ रादर सिंपल प्रॉब्लम सो आई विल स्किप इट। डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। नाउ डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव? Derivative is all about what we have discussed already. This is ये भी एक लिमिट है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर दो जगह पे देख चुके हैं। एक जगह पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन के चक्कर में, दूसरी जगह पे वेलोसिटी के चक्कर में। So that means derivative is same as we already mentioned. So if we define derivative, so derivative of a function f at a number a is f dash of a and this f dash of a is equal to limit h approaches 0 f of a plus h minus f of a divided by h। and what we want कि जी ये लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो बराबर आ जाए। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको दोबारा हम f of x minus f of a फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं और उसके लिए तरीकाकार क्या है कि x को वापस आप a plus h रिप्लेस कर दें। बाकी आप ये एक्सप्रेशन ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। ये आप इसको एफएससी लेवल पे एब इनिशियो मेथड कहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते थे। उसपे आप क्या करते थे, वहां पे आप स्टेप्स में ये काम किया करते थे और स्टेप्स में करने के बाद आपने उसके फॉर्मूले डेवलप किए हुए थे। यहाँ पे हम डायरेक्ट वो वैल्यूज यूज कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन आपने अप्लाई की एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। तो अगर आप एफ ऑफ ए प्लस एच कहेंगे तो आपने करना क्या है, एक्स की बजाय ए प्लस एच रिप्लेस कर देंगे
और जो एफ ऑफ ए है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल डिवाइड इट बाय एच. दिस विल बिकम एन एक्सप्रेशन लाइक 2a plus h minus 8, and when h approaches 0, direct substitution property say the answer is 2a minus 8. ओके अच्छा, इस सेक्शन में और आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को लगेगा यही कि हम सारा कुछ एफएससी वाला कर रहे हैं. जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप था वो हम ऑलरेडी अपना तकरीबन कर चुके. अब हमें आगे बहुत ज्यादा चीजों की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए. आगे मेजॉरिटी चीजें आपको वही मिलेंगी कॉन्सेप्चुअली जो आपको पहले से आती हैं. सो देयर इज नथिंग टू वरी. जो कॉन्सेप्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट था उसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके. ओके वही वाली जो ऊपर स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं. वी डिफाइन द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू f of x at the point p f of a to be the line that passes through p and has slope m by equation 1 or 2. Since by definition 4 this is the same as the derivative f dash of a, so we can now say the following. अब f dash of a वाली जो आपने definition कर ली आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, बाकी वही पुरानी बात है. The tangent line to the curve y equals to f of x at point a and f of a is the line through a and f of a whose slope is equal to, ये जो slope at a given point is actually the slope of the tangent line at that point is the derivative of f of a at a. मतलब यहाँ पे पहले हम a लिख रहे थे, अब वहां पे हमने f dash of a लिख देना है. So this makes our life very simple and आप इस चीज के ऑलरेडी आदी हैं. Find an equation to the tangent line to the parabola. अब ये parabola आपके पास आ गई और ये आपको पॉइंट दे दिया गया और सारा कुछ बहुत ही सिंपल है. आपने करना क्या है कि इसका डेरिवेटिव मालूम करना है at point 3. सो इसका डेरिवेटिव आपने कंप्यूट कर लिया. डेरिवेटिव इसका आया जी 2x minus 8 और फिर आपको तो इसका मतलब एट अ गिवन नंबर वो क्या बन गया f dash of a और a की वैल्यू क्या है 3. So you will replace what? You will replace a by 3. So this is 2 times 3 minus 8 and the answer is minus 2. So that means you have the slope of minus 2. So thus an equation of the tangent line as shown in figure 7 is very simple. Y is equal to minus 2x. अच्छा अब ये जो रेट ऑफ चेंज है ना इसको अब हमने देखना है कि ये कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनता चला जाता है और ये बिजनेस और बाकी फील्ड्स में किस तरह से अप्लाई होता है. एक चीज जो आपको करनी है, आप एफएससी की बुक दोबारा से पकड़ें और एफएससी की बुक में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको दोबारा से जरा पढ़ने की कोशिश करें और फिर इस सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखें. यू विल सी दैट देयर इज हार्डली एनी न्यू कॉन्सेप्ट. सो रेट ऑफ चेंज, जब हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो अब रेट ऑफ चेंज में हमने देखना है जी दूसरे लफ्जों में तब्दीली की शरह. इफ y is a quantity that depends on another quantity x, हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं देन y is a function of x. इसका मतलब ये कि जो y है this depends upon x and we write it y is equal to f of x. अच्छा एक चीज आपने देखना है कि एक ही कॉन्सेप्ट को वो अल्फाज बदल के बार बार आपको समझा रहा है. तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ही बात को डिफरेंट वेज में बयान करने की प्रैक्टिस कराई जा रही है. कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं, आपको एक ही बात को डिफरेंट वेज में बयान करने की कोशिश कराई जा रही है. जब हम रेट ऑफ चेंज को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि x में अगर चेंज की जाए, x अगर x1 से x2 में जाता है, if x changes from x1 to x2 then the change in x is given by this delta of x is equal to x2 minus x1 and the corresponding change in y is delta y is equal to f of x2 minus f of x1 and the difference quotient. This difference quotient del y over del x is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. So this is called the average rate of change of y with respect to x over this interval x2 over this interval x1 to x2. ये अगर आप गौर करें तो आप जब वो एबिनेशु प्रिंसिपल भी स्टडी किया करते थे तो तब भी आपको याद होगा कि आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 ये वाला एक्सप्रेशन डेवलप करते थे. फर्क ये है कि अभी हमने इस पे लिमिट वाला वो अप्लाई नहीं किया. ये जो यहाँ तक वाला एक्सप्रेशन है दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये एवरेज रेट आ गया एंड इट कैन बी इंटरप्रेटेड. और ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये ऊपर हम इसको क्या बोल चुके हैं, दिस इज स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन PQ. ये स्लोप है जी. और अगर हम ये शर्त लगा दें कि x1 x2 x1 को अप्रोच करता है तो ये दोनों करीब होते चले जाएंगे
और फिर हम क्या बात कर रहे होंगे जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या जिसको ऊपर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह चुके हैं। तो ये जस्ट एक इजी आपको के लिए रीडिंग है और इसमें कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नया नहीं है। Okay, again, the derivative is the instantaneous rate of change of y equals to f of x with respect to x. ये बातें भी हम ऑलरेडी कर चुके। और अब ये सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखते हैं कि जी किस तरह से ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको यूज करके हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अब ये टर्म द कनेक्शन with the first interpretation is that if we sketch the curve y equals to f of x, then the instantaneous rate of change is the slope of the tangent line to this curve at the point x equals to a. This means that when the derivative is large and the curve is steep, then the y values will change rapidly. अब y values, अच्छा ये देखो पॉइंट p पे देखो, जो चेंज है ना, ये इसका एक हिसाब किताब है। ये जो स्लोप है, ये आप गौर कीजिए, इसका स्लोप आपको कोई प्रेडिक्शन देता है। ये अगर ये बहुत स्टीप स्लोप है, m बहुत इसका मतलब m की वैल्यू बिगर है, ये तेजी से तब्दीली हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तब्दीली की स्पीड कम होगी। सो द रेट ऑफ चेंज इज स्लो हियर नाउ। और उसने when the ये देखिए, when the derivative is small, the curve is relatively flat. When the curve is small, the curve is relatively flat as at the point Q, and the y values change slowly. मतलब ये कि जब आपका यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो y की वैल्यूज हैं उनमें थोड़ी तब्दीली हो रही है, लेकिन अगर आप पॉइंट P पे देखें और तो इससे आगे ये जी तेजी से तब्दीली हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, और हम आगे चल के ये देखेंगे एक स्टेज पे जाके जो स्लोप है वो 0 भी हो जाएगा। तो उसमें इसका मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही उसमें। In particular, if s is equal to f of t is the position function of the particle that moves along a straight line, then f dash of a is the rate of change of displacement with respect to time t. In other words, f of a is the velocity of the particle at time t equal to a. The speed of the particle is absolute value of the velocity, that is वो जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, उसका मतलब हम डायरेक्शन को उसमें से स्किप कर रहे हैं। So in the next example, the derivative of function को हम verbally देखने की कोशिश करेंगे। A manufacturer produces bolts as a fabric with fixed width. The cost of producing X yards of this fabric is C equals to f of x dollars. अब X is yards, इसका मतलब जो कास्ट है उसका ताल्लुक यार्ड्स से है कि जी आपने कितने यार्ड्स फैब्रिक प्रोड्यूस किया, और वो जो कास्ट है वो उन यार्ड्स पे डिपेंड करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। मतलब आपने ये देखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कास्ट यार्ड्स पे डिपेंड कर रही है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इसका मतलब ये है कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ये कास्ट में तब्दीली कैसे हो रही है। फिर उसके यूनिट्स हमने देखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट डज इट मीन टू से दैट f डैश ऑफ 1000 इज 9। और तीसरा सवाल, व्हाट डू यू थिंक इज ग्रेटर, f डैश ऑफ 50 और f डैश ऑफ 500, एंड व्हाट अबाउट f डबल डैश ऑफ 5000। अब ये देख लीजिए, जो c फंक्शन था दैट वाज द कास्ट फंक्शन, और वो कास्ट फंक्शन आपका यार्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। सो द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस। अब आप हमने देखना है कि हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं। डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट with respect to x, which are the yards. That is that f dash of x means the rate of change of production cost with respect to the number of yards. अब ये देखो कि जो f dash of x है ये प्रोडक्शन कास्ट में तब्दीली है। अब हमने अगला सवाल, फिर वो जो x था वो यार्ड्स में था। अब हम अगर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो फिर हमें पता ये चलेगा कि तब्दीली जो है ना कितने यार्ड्स पे क्या हमारी जो प्राइस है उसमें चेंज आता है, और वहां से हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इकोनॉमिस्ट्स कॉल दिस रेट ऑफ चेंज द मार्जिनल कास्ट। दिस आइडिया इज डिस्कस्ड इन मोर डिटेल्स इन द सेक्शंस टू फॉलो। इसका मतलब आगे चल के हमने दोबारा से इसको देखना है। सो दिस f डैश ऑफ x
This is change in cost divided by change in yards. So that means the unit of f of x is same as the unit of this difference quotient. ये लिमिट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये जो कास्ट थी, दिस इज ऑब्वियसली इन डॉलर्स, और ये जो चेंज इन यार्ड्स है तो ये ऑब्वियसली यार्ड्स में. तो ऊपर आपके पास आ जाएंगे डॉलर्स, नीचे आ जाएंगे यार्ड्स. तो यू कैन इमेजिन कि द यूनिट्स फॉर एफ डैश ऑफ एक्स आर डॉलर्स पर यार्ड. अब हमने इसको मीनिंग देना है कि ये जो f डैश ऑफ 1000 इज इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1000 yards of fabric have been manufactured, the rate at which the production cost is increasing is $9 per yard. इमेजिन कीजिए अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि जी मेरी जो कास्ट है उसमें मैं क्या चीज प्रोड्यूस करूं तो कास्ट में कितनी चेंज आती है. ओके, सो दैट मीन्स आगे चलते हैं. So this means when x is 1000, c is increasing 9 times as fast as x. Okay, fine. So if since del x equals to 1 is small as compared with x equals to 1000, so we could use the approximation. अब यहाँ पे हम approximation भी बात कर सकते हैं. अब हमने किया क्या कि ये जो del x है, if this is 1, so then this means f dash of 1000 इस पॉइंट पे अगर आप ये जो नंबर है 1000 रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब ये कि दिस f dash of 1000 is this del c, and say that the cost of manufacturing of 1000 yards is about $9. The rate at which production cost is increasing is probably lower when x is equal to 500 than when x is equal to 50. मतलब ये कि जब आप 50 yards प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तब जो कास्ट है, और जब आप 500 यार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 500 पे जो कास्ट है वो कम होती चली जाती है. द कास्ट ऑफ मेकिंग द 500 यार्ड इज लेस देन द कास्ट ऑफ मेकिंग 50th यार्ड. मतलब अगर आपने उसके 50 गज बनाने तो जो 50 गज पे तक उसकी जो बनाने की कास्ट है, या फिर आप उसी हिसाब से सोचते चले जाएं कि चेंज इन कास्ट, तो अगर आप 500th यार्ड पे जाएंगे तो 500 यार्ड पे उसकी कास्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी. ये जो डेल एक्स हमने लिखा था ना, दिस इज द चेंज पर यार्ड की बात हो रही है. तो ये जो डेल एक्स है इसकी वैल्यू 1 इसलिए रखी ताकि आप इसको पर यार्ड सोच सकें. द मैन्युफैक्चरर्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ कास्ट प्रोडक्शन. सो उसका मतलब ये कि उसकी कास्ट जो ऑफ प्रोडक्शन है वो 50 पे ये जो वैल्यू आ रही है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ डैश ऑफ 500. बट एज द प्रोडक्शन एक्सपेंड्स, the large scale operation might become inefficient and there might be overtime cost. Thus it is possible that the rate of increase of cost will eventually start to rise. So it may happen. अब वो कहते हैं जी कि आगे जाके प्रॉब्लम में कुछ और चैलेंजेस आना शुरू हो जाए. तो ये मुमकिन है कि जो 500 पे तो आपकी सूरत हाल बेहतर रहे, लेकिन जब आप 5000 पे जाएं तो 5000 पे जाके फिर ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाए. अब इसलिए इन प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करना जरूरी है. तो इसका मतलब ये कि जो जिस चीज पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यू एस्टिमेट योर CFX इन अ मोर एफिशिएंट वे. एग्जांपल 7, you will go through it, you will understand it. I skip it for this moment. अगर इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो आपसे नहीं होगी तो I'll explain. Everything is clearly elaborated and as I already explained in the previous example. In example 3, 6 and 7, we saw 3 specific examples of rate of change. The velocity of an object is the rate of change of displacement with respect to time. Marginal cost is change of production cost with respect to the number of items produced. The rate of change of debt with respect to time is interest in economics. It is a small sample of other rates of change. In physics, the rate of change of work with respect to time is called power. Chemists who study a chemical reaction is interested in the rate of change in concentration of a reactant with respect to time, so rate of reaction. A biologist is interested in the rate of change of population of a colony of bacteria with respect to time. So in fact,
The computation of rates of change is important in all of the natural sciences, in engineering and even in the social sciences. Further examples will be given in 3.7. All these rates of change are derivatives and can therefore be interpreted as slope of the tangents. This gives significance to the solution of tangent problem. When we solve a problem involving tangent lines, we are not just solving a problem in geometry. We are also implicitly giving a variety of problem involving rate of change in science and engineering. अब जो मैं आपसे कहा करता था जी, जो मैथमेटिक्स को जो सुप्रीमेसी हासिल है बाकी सब्जेक्ट्स पे, उन मैथ्स का जो बंदा है वो किसी भी प्रॉब्लम को पकड़े और उसको अपने हिसाब से मॉडल करके, हमारे लिए जो डिफरेंट फील्ड की प्रॉब्लम है वो एक ही जैसी दिखती है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो क्योंकि अपने सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट की हद तक चीजों को जानते हैं। अगेन ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट है और आपने इसको देखना है कि जो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ होता है। मुमकिन है मैं किसी भी बहाने से ये सारी चीजें आपसे पेपर में पूछ लूं। जैसे एग्जांपल्स ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उनसे मिलता जुलता स्टाफ आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे। और जो अब मैं जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपके जो आने वाला कंटेंट है कोर्स का, वो सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए जी, डेरिवेटिव एज अ फंक्शन। अब इन द प्रीसीडिंग सेक्शन वी कंसीडर द डेरिवेटिव फंक्शन एफ एट अ फिक्स्ड नंबर ए। अब डेरिवेटिव को का ही कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं और ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ है। अब जब हम करते क्या है कि जब हम कोई भी फंक्शन लें उसका हम एफ डैश ऑफ एक्स कंप्यूट करें तो फिर वो एक नया फंक्शन बन जाता है। तो जो चीजें यहाँ पे समझने की हैं कि एक फंक्शन अगर आपके पास गिवन है तो जो उसका डेरिवेटिव है वो आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। फिर जब आपने ग्राफ को स्केच करना है, अब मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है और उसने उसको ज्यादा जूम करके यहाँ पे बना लिया। अब गौर कीजिए कि ये अगर मैं इधर इसका स्लोप कंप्यूट करूंगा तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये होता होता यहाँ पे उसका जो स्लोप है वो ज्यादा बड़ा होगा लेकिन नेगेटिव होगा, फिर ये नंबर छोटा होता चला जाएगा, इस जगह पे आके ये जीरो हो जाएगा, फिर इस जगह पे जाके फिर ये रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाएगा, इस जगह पे जाके जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके ये जीरो हो जाएगा, इस जगह पे जाके ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो उसने इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश क्या की है। We can estimate that the value of derivative at any point x by drawing the tangent line at the point x and f of x and estimating its slopes. For instance, when x is equal to 5, we draw the tangent line in the figure 2a and estimate its slope to be 3.2 is point पे. So the rate of change in function is almost 1.5. So this allows us to plot the point p dash which is 5 and 1.5 on the graph. अब इसका मतलब ये कि अगर आपको पॉइंट मालूम है, उसका स्लोप मालूम है, तो आप ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं। The slope of the graph f becomes the y value on the graph. Okay. अब ये आपको ग्राफ के बारे में स्लोप की मदद से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। And all other points have been elaborated in the same analogy. आगे चलते हैं, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और फिर अगर आप ये देखें that if f dash of x is given, find a formula. When we say find a formula, that means we have to simply compute the derivative. Illustrate this formula by comparing the graph of f and f dash. मैं फिलहाल ये आपको आपके सामने ये डायग्राम दिखा रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि जी हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें हम एफ और एफ डैश का रिलेशनशिप देखेंगे और ये आने वाली जो कुछ चीजें हैं ये मैं आपको एक्सपोज कर दूं और अगली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। जो नोटेशंस हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनको डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और फिर आम तौर पे जो आपके डेरिवेटिव फार्मूले हैं वो इस किस्म के फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप ये सारी चीजें करें और इसमें फिर अगली चीज जो हम देखेंगे कि किन हालात में डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, किन जगहों पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हायर डेरिवेटिव्स को हम क्या क्या मीनिंग दे सकते हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं।
तो ये आपकी यहाँ तक ना, ये जो सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर में डेरिवेटिव के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर लेंगे। और तो अगले लेक्चर में इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताना है कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ्स में, और जो डेरिवेटिव है वो हमें ओवरऑल किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वगैरह वगैरह। तो ये टॉपिक्स हमने डिबेट करने हैं। ये चैप्टर के एंड पे ना रिव्यू है, कॉन्सेप्ट चेक, ये आपने जरूर करना है जी, ये पूरे का पूरा करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये जो चैप्टर है ये किस कदर आता है। इसमें अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपने सारे नहीं करने, अगेन आई रिपीट, इसमें आपने करने वही हैं जो रेलिवेंट पार्ट्स, जो रेलिवेंट आते हैं, जिस तरह की चीजें हम कर चुके हैं। ये वाला सेक्शन प्रॉब्लम प्लस ही हम ये इसको हम अभी एट द मोमेंट स्किप करेंगे। और अगला जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन रूल्स पे। अब ये अगले चैप्टर पे एक वीडियो अगले चैप्टर से पहले पहले और बनाऊंगा, और फिर डिफरेंशिएशन रूल्स पे हम चले जाएंगे। अब इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो मैं अब आप आने वाले दिनों में आपको फ्रीक्वेंटली ये चीजें कराऊंगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअली कोई ऐसा मसला नहीं रहा कि आप लोगों को चीजें समझ ना आए। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे अभी तक। इस वीडियो में इसी जगह पे रुक रहा हूँ। खुदा हाफिज।